आज के वक्त में किसी भी कंपनी की फ्यूचर सक्सेस, उसकी पास्ट सक्सेस स्टोरीज, उसके रिच बैकग्राउंड या बड़े ब्रांड नेम पर निर्भर नहीं करती है। कोई भी छोटी या बड़ी कंपनी आज के वक्त में अपनी सक्सेस को ग्रांटेड नहीं ले सकती है। उदाहरण के लिए, जब मैं वर्ल्ड की 4 बड़ी कंपनियों को देखता हूं जिनका ग्लोरियस पास्ट था, जिनके प्रोडक्ट की डिमांड भी थी, कंपनियां ग्लोबल थी, प्रोडक्ट इनोवेटर भी थी, परंतु वक्त के साथ ये सभी कंपनियां अपने कंज्यूमर या कस्टमर की नीड को समझ नहीं पाईं। कंज्यूमर के हिसाब से अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन और चेंज नहीं कर पाईं। सब्सिक्वेंटली अपने प्रोडक्ट से कस्टमर की लाइफ में वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाईं। धीरे धीरे ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनियां मार्केट से बाहर हो गई। इन कंपनियों के नाम हैं कॉम्पैक, कोडैक, जनरल मोटर्स और नोकिया। इन चारों कंपनियों की अपने अपने फील्ड में मोनोपोली थी। जापान के 7-Eleven कन्वीनियंस स्टोर के सीईओ और फाउंडर मिस्टर सुजुकी के अनुसार भविष्य में केवल वही कंपनियां लंबे समय तक मार्केट में सफल हो पाएंगी जो यह समझने का प्रयास करेंगी कि उनके कस्टमर या कंज्यूमर की पसंद क्या है। आज के वक्त में यही बिजनेस का मेन ड्राइविंग फोर्स है। 7-Eleven वर्ल्ड का लार्जेस्ट कन्वीनियंस स्टोर चेन है, जिनके स्टोर 78,000 लोकेशंस में हैं। 1995 में जापान के अंदर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया जिसमें 6,000 लोगों की डेथ हुई और 50,000 लोग घायल हुए। एक अनुमान के अनुसार इसमें करीब $200 बिलियन का डैमेज हुआ था। अर्थक्वेक के कुछ घंटे के बाद ही 7-Eleven जापान सप्लाई चेन ने अपने फंक्शन को चालू कर दिया। सामान से भरे हुए ट्रक जमीन पर लुढ़क रहे थे। SEJ के हेलीकॉप्टर्स और मोटर बाइक्स शहरों में सामान को पहुंचाने का काम कर रही थी। आप समझ सकते हैं कि 1995 में SEJ की सप्लाई चेन व्यवस्था किस स्तर की थी। जापान की दूसरी सभी सप्लाई चेन कंपनियां जब उस समय अपने पार्टनर के साथ सामान पहुंचाने की स्पीड बढ़ाकर अपने लॉस को कम करने की कोशिश में लगी हुई थी, उस समय SEJ ने एक अलग फ्रेमवर्क में काम किया। SEJ ने मार्केट डिमांड को तुरंत रेस्पॉन्स किया। 1995 में जबकि इंटरनेट ईरा नहीं था, उस समय भी SEJ सैटेलाइट कनेक्शन के द्वारा और ISDN लाइंस के द्वारा अपने सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, लॉजिस्टिक वेंडर्स और ट्रक आदि व्यवस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ था। ये लोग उस समय भी डाटा एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे। रियल टाइम कम्युनिकेशन उस समय SEJ की स्ट्रेंथ थी। जापान की जब दूसरी सप्लाई चेन कंपनियां अपने पार्टनर्स को डिफरेंट लोकेशंस में सामान जल्दी डिलीवर्ड करने के लिए इंसेंटिव दे रही थी,
उस समय SEJ ने अपने पार्टनर्स को एक बहुत ही क्लियर मैसेज दिया। यदि वो फास्ट प्रोडक्ट डिलीवर्ड करके SEJ को सक्सेसफुल बनाते हैं तो यह दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, अन्यथा उनको प्रोडक्ट मार्जिन के हिसाब से पेनल्टी भरनी होगी। एजिलिटी, एडेप्टेबिलिटी और अलाइनमेंट के साथ साथ फ्रेश और काम एटीट्यूड ही कस्टमर की बदलती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए जरूरी है। एजिलिटी का एक बड़ा उदाहरण है गोलकीपर की फुर्ती, जिसमें वो पेनल्टी किक के वक्त में अपनी बॉडी को पोजीशन करता है गोल बचाने के लिए। सप्लाई चेन एजिलिटी कंपनी की सक्सेस के लिए जरूरी है और कंपनी की सस्टेनेबल फ्यूचर सक्सेस के लिए भी जरूरी है। सप्लाई चेन सिस्टम की एजिलिटी भविष्य में पैदा होने वाले कंपटीशन में भी आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। यह कंपनी को वास्तव में एक्सटर्नल डिसरप्शन जैसे नेचुरल कैलेमिटी, कस्टमर की डिमांड में फ्लक्चुएशन और कोई नई गवर्नमेंट पॉलिसी और पैंडेमिक जैसे चैलेंजेस को फेस करने की क्षमता देता है। एजिलिटी के लिए ये 3 बातें जरूरी हैं। फास्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ द चेंज, चीज़ों को तुरंत भांपना, होने वाले परिवर्तनों को देखना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का आदान प्रदान और भविष्य के लिए बैकअप प्लान। दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी जो सप्लाई चेन फंक्शन में होनी चाहिए वो है एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। इन दोनों बातों को हम वाटर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये दोनों ही खूबियां वाटर के अंदर होती हैं। आज के एवर चेंजिंग और इवॉल्विंग मार्केट के लिए, कस्टमर डिमांड के लिए कंपनियों को तैयार रहना चाहिए। यह चेंज डिमांड या सप्लाई किसी भी साइड में देखने को मिल सकता है। कंपनी को दोनों डायरेक्शंस में रेस्पॉन्स करना चाहिए। एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए कंपनी को प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी दोनों पर काम करना होगा, जिससे कि वो बदलते हुए मार्केट और सोशल स्ट्रक्चर्स चेंज में तुरंत रेस्पॉन्स करने में सक्षम हो जाए। सप्लाई चेन की सबसे बड़ी तीसरी क्वालिटी है, सप्लाई चेन में तीसरी सबसे बड़ी क्वालिटी है सप्लाई चेन अलाइनमेंट। इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि क्या कभी आपने चींटियों को देखा है और ये चींटियाँ क्यों एक लाइन में चलती हैं। एक स्टडी के अनुसार ऐसा देखा गया है कि जो आगे वाली एंट होती है वो एक ऐसी स्मेल जिसको फेरोमोन्स बोलते हैं छोड़ती है, जिससे कि पीछे वाली सभी एंट्स उस आगे वाली चींटी के लाइन में चलती हैं। और वास्तव में यहाँ पर जो आगे वाली चींटी है वो है हमारा कस्टमर। कस्टमर के हिसाब से हमको अपने पूरे बिजनेस प्रोसेस को, अपनी पूरी बिजनेस स्ट्रेटजी को, अपनी पूरी सप्लाई चेन व्यवस्था को अलाइन करना होगा। और यही सप्लाई चेन सक्सेस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मतलब हर कंपनी को अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी या सप्लाई चेन स्ट्रेटजी को कस्टमर नीड के साथ अलाइन करना होगा। 4 क्वेश्चन हर सप्लाई चेन टीम के मेंबर्स को पूछने चाहिए अपने आप से। आपने आज अपने कस्टमर की क्या प्रॉब्लम को सॉल्व किया? आज आपने अपने कस्टमर की
प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, आपने उसका कोई प्रूफ रखा है और आपने अपने कस्टमर को अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले कैसे बेहतर तरीके से सर्व किया। सभी कंपनियां अपने अपने इंटरेस्ट, विजन और मिशन के अनुसार मार्केट में काम कर रही हैं और अपने इन इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए वो अपनी सप्लाई चेन पॉलिसी को कस्टमर के साथ अलाइन कर रही हैं। वर्ल्ड में आज जितनी भी सप्लाई चेन कंपनियां हैं उन सभी की सप्लाई चेन पॉलिसी एप्पल टू एप्पल मैच नहीं करती है। हर सप्लाई चेन कंपनी को अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी और अपने कस्टमर की नीड के अनुसार अपनी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी को बनाना होगा और अलाइन करना होगा।